नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर तो यह है कि सरकार और किसान संगठनों के बीच 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे एक बार फिर बात होगी। लेकिन आज ही मुझे इस बात के भी संकेत मिले कि इस बातचीत को फेल करने का प्लान पहले ही तैयार कर लिया गया है। किसान संगठनों के कुछ नेताओं ने सरकार से बातचीत का जो एजेंडा भेजा है, उसकी भाषा, उसकी शर्तें देखकर साफ है कि वार्ता को सफलटेज करने का प्लान प्रस्ताव भेजने से पहले ही बना लिया गया। पहला एग्जाम्पल है किसान संगठनों की पहली शर्त, और वो शर्त यह है कि सरकार यह बताए कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का रास्ता क्या होगा। यानी किसान बात संशोधनों पर नहीं करना चाहते, जबकि सरकार ने बार बार कहा कि किसानों को जो भी ऑब्जेक्शन है, जो भी आपत्तियां हैं, उन पर सरकार विचार करने को तैयार है। लेकिन किसानों ने न तो आपत्तियां बताई, न संशोधन के बारे में बात की, सीधे कहा कानून रद्द करो। और यह इसलिए किया गया कि बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। दूसरा सबूत, किसान संगठनों ने लिखा कि सरकार एमएसपी पर कानून कब बनाएगी। सरकार ने बार बार कहा कि एमएसपी की लिखित गारंटी देने को तैयार है। यह भी ऐसी शर्त है जिसमें बीच के रास्ते की गुंजाइश बहुत कम है। तो साफ है कि यह चिट्ठी बात बनाने की नीयत से नहीं, बात बिगाड़ने के इरादे से लिखी गई। अब सवाल यह कि वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि किसानों और सरकार के बीच टकराव बना रहे। कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि किसान घर वापस न लौटे, सर्दी में सड़क पर बैठे रहें। वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि बात बनी नहीं। आज मुझे इसके कई सबूत मिले, लेकिन वो सबूत आपको दिखाऊं इससे पहले मैं आपको सुनवाता हूं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी आज इसी तरफ इशारा किया। तोमर ने बिना लाग लपेट के कहा कि मोदी विरोधी ताकतें मौका तलाशती रहती हैं। आर्टिकल 370 हो, सीएए हो, 3 तलाक हो, मोदी विरोधियों ने पूरी कोशिश की, लेकिन देश की जनता का मूड कुछ और था, इसलिए ये ताकतें सफल नहीं हो पाई। अब कृषि कानूनों को लेकर किसानों के बीच कंफ्यूजन पैदा करने की एक और कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, सरकार बनाने का अवसर मिला, 370 को समाप्त किया, नागरिकता संशोधन विधेयक लाए, 3 तलाक का बिल लेकर आए और कृषि सुधार कानून लेकर आए। 3 तलाक में कुछ मिला नहीं, क्योंकि मुस्लिम समाज की हमारी बहनें वर्षों से जो तिरस्कार झेल रही थी, उनको न्याय दिलाने का मामला था। नागरिकता संशोधन विधेयक के पीछे पूरा देश खड़ा था। इस प्रकार के तत्वों ने कोशिश तो की थी। 370 के मामले में पूरा देश खड़ा था, तो उस समय लोग मन महसूस के रह रहे। कृषि सुधार बिलों के विषय को लेकर पंजाब के राज्य में कंफ्यूजन हुआ और इस प्रकार के तत्वों को किसान का कांधा मिल गया। अब किसान का कंधा इस्तेमाल करके वह अपने मंसूबों को पूरे करने का एक असफल प्रयत्न कर रहे हैं। तोमर की बात काफी हद तक सही है, और आज एक बार फिर इस बात के कई सबूत मिले कि लेफ्ट पार्टीज, वामपंथी दल बिल्कुल नहीं चाहते कि किसान आंदोलन खत्म हो। इसके लिए वामपंथी दल, उनके तमाम संगठन, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता पूरी ताकत लगाए हुए हैं। राजस्थान में शाहजहांपुर के पास दिल्ली जयपुर हाईवे आंदोलनकारियों ने बंद किया हुआ है। दावा यह किया जा रहा है कि किसान यह आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने हाईवे बंद किया है। 16 दिन से हाईवे बंद है, लेकिन आम लोगों को परेशानी में डालने वाले किसान नहीं हैं। ये लेफ्ट पार्टीज के वर्कर्स हैं, लाल झंडे वाले लोग हैं, लाल सलाम वाले लोग हैं, जो सड़क को जाम करके बैठे हैं और चारों तरफ इनके झंडे दिखाई देते हैं। पूरा इलाका लाल रंग के झंडों से पटा पड़ा है। और ये लोग जब नारेबाजी करते हैं तो और भी क्लियर हो जाता है कि इनमें किसान कोई नहीं है। यहां तो मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगते हैं। और ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आज की हैं। मजे की बात है कि इन संगठनों के ज्यादातर लोग कैमरा देखकर किसान बन जाते हैं, हरे रंग की पगड़ी पहन लेते हैं और एमएसपी की बातें करने लगते हैं।
हम रामलीला मैदान में जाना चाहते हैं, के लिए तैयार बैठे हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। सरकार किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मैदान में जाना चाहते हैं, के लिए तैयार बैठे हैं। किसान कर रहे हैं हम मोदी के जो करे हैं, हम किसान हैं। मेरा आज क्या हो रहा है, मोदी जी कह रहे हैं आज 1.5 गुना कर दी। हमने 2013 के अंदर 4500 रुपए क्विंटल हमने धान बेचा था, कोटा राजस्थान आया हूँ। आज हमारा धान 1800 रुपए बिके हैं। मोदी जी कहो मन की बात हमारी भी सुनो, देख लो हालत, देख लो आप, देख लो आप, खुद देख लो आप। मीडिया को बताना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं हम नहीं समझते क्या, हम इतने पागल हैं जो मोदी जी कहने, मोदी जी की मन की बात हमने खूब सुनी है। नीयत खराब है सरकार की, नीति और नीयत में खोट है। ये जानबूझ के कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। सवाल एक ये भी है कि आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। वहाँ से दिल्ली से आने वाला आदमी 25-30 किलोमीटर चक्कर लगा काट रहा है, जयपुर से आने वाला आदमी 40 किलोमीटर। तो सरकार को मारो ना, सरकार की वजह से हो रही है। सरकार करे, हमारा क्या कसूर है? सरकार यहाँ पे जो बैठे हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। भाई हमारी क्या गलती है? हमें तो मजबूरी है। हमारे हाथ से सब कुछ छिन रहा है, हमारी जमीन से सारा कुछ छिन रहा है। वो चीज बचाने के लिए हम तो यहाँ सड़क पे बैठे हैं कि इनकी कहीं तो आँख खुले। लाल झंडे और वहां लगने वाले नारे असलियत बयान कर रहे हैं। ये शख्स दावा तो कर रहे हैं वो किसान है। एक व्यक्ति कह रहा था उसने 2013 में धान को 45 रुपए प्रति क्विंटल बेचा था, अब धान 1800 रुपए प्रति क्विंटल के रेट से बिक रही है। लेकिन सच्चाई मैं आपको बताता हूं, 2013 में कांग्रेस की सरकार थी और धान की एमएसपी 1380 रुपए थी। जब एमएसपी 1380 रुपए हो तो कोई 4500 रुपए क्विंटल धान कैसे बेच सकता है? लेकिन इन लोगों को यही सिखाया गया है, मोदी के खिलाफ नारेबाजी करो, झूठे दावे करो, किसानों को भड़काओ। यहां पर लेफ्ट पार्टी से नेता आकर बाकायदा लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, उनके रहने का, खाने पीने का पूरा इंतजाम करते हैं। और जब उनसे पूछो आप तो लेफ्ट के जाने पहचाने हो, तो कहेंगे वो सब ठीक है, लेकिन ये प्रदर्शन तो किसान सभा का है और हम भी तो पहले किसान हैं, उसके बाद नेता हैं। शाहजहांपुर बॉर्डर पर पिछले कई दिनों से किसान डटे हुए हैं और फिलहाल पूरी तरीके से हाईवे ब्लॉक है। अमरा राम जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से यहाँ पर हैं और यहाँ से शुरुआत से लेके आखिरी तक के कम्युनिस्ट पार्टी का ही झंडा दिखाई देगा। अमरा राम जी, एक सवाल ये, पार्टी का नहीं है, सीपीआई किसान सब एक ही बात हुई, एसएफआई ऑल इंडिया किसान सभा, किसान के बैनर तले आप सब लोग आ ही गए हैं। आपकी पहचान तो कम्युनिस्ट पार्टी की है अमरा राम जी। ऐसा है, ये इस भारत देश का अभूतपूर्व और ऐतिहासिक आंदोलन है। 1 महीने से भी ज्यादा दिन हो गए हैं। जो आंदोलन है उसमें एसएफआई का क्या रोल है? निश्चित रूप से किसान मजदूर का बेटा ही 90% विद्यार्थी है। आपको पता है अमरा राम जी, पास के जितने भी किसान हैं यहाँ पर सब विरोध कर रहे हैं आपका, कि यहाँ का एक भी किसान यहाँ पर नहीं आया है और आपकी वजह से यहाँ के लोगों को दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कोई ऐसा मिला होगा जो मोदी का चमचा होगा, बाकी कोई नहीं। पूरा गांव नहीं हो सकता ना बहुत। नहीं, ऐसे लंका थी ना सोने की थी, उसमें भी डाल दी थी, उसमें भी विवक्षण था। इसलिए हम नहीं कहते कि सब के सब वो हैं, मोदी की जय बोलने वाले भी हैं। नेता लेफ्ट के हैं लेकिन किसान बनकर किसानों के हित के दावे कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की वजह से किसान परेशान हो रहे हैं। आसपास के गांव के जो लोग किसान आंदोलन की असलियत रोज देख रहे हैं, वो भी समझने लगे हैं कि ये किसान है नहीं, इन लोगों को सिखा पढ़ाकर सड़क पर बैठा दिया गया है। कानून तो व्यवस्था फैला रखी, वैसे तो ये गलत है। ये मान लो आम पब्लिक रास्ता रोकने से क्या मतलब, बिल्कुल गलत सौदा है ये। के मौसम में हर इंसान को परेशानी उठा हो रही है। हाँ। कितनी दिक्कत हो रही है, कितनी। अब वहाँ से आ रहे हैं भिवाड़ी टपूकड़ा से, तो इन गांव होकर आए हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। सर्दी के टाइम में हाथ ठिठुर रहे हैं, पैर ठिठुर रहे हैं। और ऐसे मेन हाईवे ऐसा रास्ता जाम करने से मतलब हासिल थोड़ी होता है, हैं? और दिल्ली जाकर गवर्नमेंट सरकार में क्या करेंगे? दिक्कत तो है साहब, लेकिन ये मतलब विरोध का तरीका नहीं है।
विरोध का तरीका ये रूट चालू रहना चाहिए, और विरोध करना हो तो अपने भाई। और फिर ज्यादातर तो इनको ये नहीं पता कि ये कानून किस विरोध में हो रहे हैं। इनको ये तो नहीं पता कि एक बीघा में कितनी बिस्वा होते हैं। ये तो सारे ये तो किसी के सिखाए हुए हैं, सब ये कोई ओरिजिनल नहीं है। काफी परेशानी है सर, बहुत घूम के आना पड़ता है इससे। हाँ, जाम में काफी, और इससे बहुत परेशानी है। अभी आम आदमी परेशान है। अभी इसमें भले ही जमींदार लोग हों, किसान हों, मेरे भी भाई बहन हैं, मेरे भाई लोग भी जो यहाँ पे आते हैं, लेकिन दुख इस बात का लगता है कि उसकी वजह से परेशानी सबको होती है। लोग परेशान तो हैं, लेकिन किसानों का विरोध नहीं करना चाहते। लेकिन जब वो लाल झंडे देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं। और ये झंडे देखकर आपको भी लगा होगा कि दिल्ली से थोड़ी दूर पर जयपुर दिल्ली हाईवे को हो सकता है कि लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बंद किया है। लेकिन जहां तक दिल्ली के बॉर्डर का सवाल है, आप कहेंगे यहां पर तो लेफ्ट का कार्डर नहीं है, यहां तो लाल झंडे नहीं दिखाई देते, यहां तो किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो असलियत में आपको बता देता हूं कि दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे लोगों में भी बड़ी संख्या में वामपंथी दलों के, लेफ्ट पार्टीज के वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं। आंदोलन की रणनीति यही तैयार करते हैं, यही पूरे इलाके को मैनेज करते हैं। बस दिल्ली के बॉर्डर पर लाल झंडे उतार दिए गए हैं, इसलिए कम संख्या में दिखते हैं। लेकिन यहां भी लेफ्ट के कार्यकर्ता जब प्रदर्शन करते हैं तो उनके नारे, उनके स्लोगन, उनकी भाषा देखकर आप बखूबी समझ जाएंगे ये वही लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग चलाते हैं। आज ही सिंघू बॉर्डर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया। पुतले को जलाने से पहले अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। पुतले पर जूते चप्पल बरसाए गए और ऐसी नारेबाजी की गई जिसके हर शब्द को सुनवाना मेरे लिए भी संभव नहीं है। असल में आज सिंघू बॉर्डर पर कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर आए, अचानक वहां पहुंचे। इनके साथ एक महिला थी। इन लोगों के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले से तैयार किया गया पुतला था। इन्होंने पुतले को जमीन पर रखा, कफन पहनाया और मोदी मर गया के नारे लगाने लगे। इसी दौरान एक महिला अपनी चप्पल उतारकर पुतले पर चलाती दिखाई दी। बाद में जब महिला से पूछा गया वो किस संगठन को रिप्रेजेंट करती है, उनसे उनका नाम पूछा गया, वो कहां से आई है ये पूछा गया। इस पर महिला पहले तो इधर उधर की बातें करते रही। पता लगा कि महिला दिल्ली की रहने वाली है, इसका नाम शमीम है, इसका दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। ये महिला जिस तरह से प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, उस पर हमारे संवाददाता ने इससे सवाल पूछे तो पहले तो उसने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन जब उसे उसका असली नाम बता दिया गया, जो हमारे संवाददाता ने पता कर लिया था, उसके प्रॉपर्टी कारोबार के बारे में बताया, तो उसके पास जवाब नहीं रहा। बोली हाँ प्रॉपर्टी का काम तो है, लेकिन पहले वो किसान है, इसलिए इस प्रोटेस्ट में किसान भाइयों का साथ देने आई है। मोदी का तो हम पूरा अब 1 महीना हो गया है, उस को बासी रोटी खा के सो गया है, उस जागना तो होगा, जागेगा नहीं तो हमारे शेर जवान खड़े हैं और पूरे हिंदुस्तान के जवान जाग चुके हैं, पूरे भारत के जवान जाग चुके हैं। आप प्रॉपर्टी डीलर हैं? मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ। डीलर का हमारा तो काम है सारा पिट गया है, आज 0 हो चुका है और हमारा डॉक्टरी का काम है। हम अपने रोटी रोजी अपना कमाते हैं धरती से। हम किसान हैं तो हम किसानों का साथ देंगे ना, हम किसान है, किसानों का साथ देंगे तो उसे शर्म आ जानी चाहिए थी। मैं सोशल वर्कर उस चीज की हूँ, कभी अनाथ थी मैं। प्रॉपर्टी डीलर है ना वैसे? मैं डीलर तो मैं बाद में हूँ। डीलर तो मैं अपनी रोजी रोटी के लिए मैंने अपना रोजगार, फ्लैट है, ये है, वो है, जमीन तो इतने 0 कर रखी है, लेकिन छोटे मोटे चल जाता है, उससे अपना रोटी का गुजारा चल रहा है। लेकिन मैं पहले किसान हूँ, पहले अपने भाइयों के साथ हूँ। या तो ये होश में आ जाए, नहीं तो हिंदी में हम इसे करना जानते हैं। किसानों के नाम पर जो नेता सड़क बंद करवा रहे हैं, वो कहते हैं नेता बाद में है, पार्टी का कार्यकर्ता बाद में हूँ, पहले किसान हूँ। आढ़तिये जो किसानों के प्रोटेस्ट को भड़का रहे हैं, वो कहते हैं कि आढ़त तो सिर्फ धंधा है, लेकिन वो भी किसान है, किसानी उनका पुश्तैनी काम है। कोई प्रॉपर्टी डीलर है, वो भी अपने आप को किसान बता रही हैं। कोई किसानों और आढ़तियों के बीच का मिडलमैन है, बिचौलिए का काम करता है, वो भी किसान बना बैठा है।
जो लोग शाहीन बाग के धरने में बैठे थे, जो लोग कंधे पर लाल झंडा उठाकर जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाते थे, जो लोग जामिया में मोदी तेरी कब्र खुदीकी के नारे लगाते थे, वो सब के सब आज किसानों के बीच पहुंच गए हैं। अंदाज पुराना है, नारे पुराने हैं, बस गेटअप बदल गया है। पहले टोपी लगाकर बैठते थे, अब पगड़ी बांधकर किसान बनकर बैठे हैं। झंडों से साफ है, सब के सब वामपंथी हैं। झंडे बैनर इसकी गवाही दे रहे हैं, उनके नारे इस बात का सबूत दे रहे हैं। और सीने पर लेफ्ट का जो लाल बैज लगाया हुआ है वो भी इस बात का गवाह है। लेकिन इसके बाद भी लेफ्ट पार्टीज के नेता इस बात को मानने को तैयार नहीं है। आज सीताराम येचुरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा किसान के आंदोलन को लेफ्ट का सपोर्ट जरूर है, लेकिन आंदोलन में कोई वामपंथी नेता या कार्यकर्ता शामिल नहीं है। ये मीटिंग का इंतजार करते आज तक बेशक जो कुछ भी प्रधानमंत्री महोदय कहते आ रहे विपक्षी पार्टियों के बारे में, विपक्षी पार्टियों का इसके अंदर कोई योगदान नहीं है, ना कोई हस्तक्षेप है। ये सब किसान आंदोलन, किसान संगठनों की तरफ से आंदोलन चल रहा है। उनकी बातचीत का हम चाहते हैं कोई नतीजा निकले देश के हित में। अब बताइए इस बात को कौन मानेगा कि विपक्षी पार्टियों का इस आंदोलन में कोई हाल नहीं है, कोई हाथ नहीं है। सीताराम येचुरी कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ, इसके सबूत मैं आपको दिखा चुका हूं। अब उस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सीताराम येचुरी कह रहे हैं कि वो तो चाहते हैं सरकार और किसानों की बातचीत का रास्ता निकले, लेकिन उनके पुराने साथी हन्नन मौला तो रोज कहते हैं जब तक सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक बातचीत का कोई मतलब नहीं है। वहां जितने किसान नेता बैठे हैं उसमें से कितने वामपंथी हैं, इसके सबूत मैं आपको दे चुका हूं। और वो सब कहते हैं कि बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकलेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। आपको यह भी बता दूं कि आज सीताराम येचुरी शरद पवार से मिलने गए। शरद पवार आज दिल्ली आए, अब 2 दिन तक दिल्ली में रहेंगे। और येचुरी से मीटिंग के बाद शरद पवार ने कहा क्योंकि किसानों ने तय किया है कि वो राजनीतिक दलों को अपने आंदोलन में शामिल नहीं करेंगे, इसलिए उनकी पार्टी इस आंदोलन को सपोर्ट तो कर रही है लेकिन इस आंदोलन से दूर है। हालांकि अगर 30 तारीख को किसानों की सरकार से बातचीत फेल होती है तो फिर विरोधी दल आगे की रणनीति तैयार करेंगे। पहले दिन से किसानों के जो एजिटेशन शुरू हो गया, इसमें उन्होंने एक पब्लिक स्टैंड ले लिया कि पॉलिटिकल पार्टीज को हम डायरेक्टली इसमें एसोसिएट नहीं करना चाहते, आपको आना हो तो किसान के रूप में आइए। तो हम यहाँ पॉलिटिक्स लाना नहीं चाहते, पॉलिटिकल पार्टी इसमें फ्री है, ऐसी स्थिति हम दिखाना नहीं चाहते। और इसलिए हम लोग बातें करते हैं, हम सीरियस है, बट जो किसान संगठन ने अप्रोच लिया है हम उनकी इज्जत करना चाहते थे, इसलिए हम इसमें ज़्यादा पड़े नहीं, मगर इसमें कुछ निकलेगा ही नहीं। आत्महत्या के रास्ते पर लोग जाएंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचना होगा। फिर भी आज जो कहते हैं कि 29 की मीटिंग 30 तारीख को होगी, ठीक है, 30 तारीख की मीटिंग में क्या होता है वो देखेंगे। कुछ रास्ता निकाला तो हमें खुशी है, नहीं निकाला तो हमें बैठना होगा, सोचना होगा, हमें सोचना होगा मिलकर कलेक्टिव क्या कर सकते हैं, इस बारे में हमें विचार करना होगा। शरद पवार के एनसीपी हो, लेफ्ट पार्टियां हो, तृणमूल कांग्रेस हो या फिर कांग्रेस हो, सब के सब चाहते हैं कि बातचीत तो फेल हो जाए। और जब बातचीत फेल होगी तभी विरोधी दलों को इसमें खुलकर सामने आने का मौका मिलेगा। अभी तो ये लोग पीछे से तीर चला रहे हैं क्योंकि किसान जानते हैं अगर पॉलिटिकल लीडर वहां आए तो उनका आंदोलन और कमजोर हो जाएगा। अगर बातचीत फेल हो गई तो ये सब के सब मिलकर किसानों के हमदर्द बनकर एकजुट होकर मोदी पर निशाना साधेंगे। लेकिन किसानों से हमदर्दी दिखाने का हर एक नेता का अपना अलग अलग अंदाज है और सबसे अनोखा अंदाज है राहुल गांधी का। 2 दिन पहले वो राष्ट्रपति भवन के सामने खड़े होकर कह रहे थे कि किसान पीछे नहीं हटेंगे। आज उन्होंने एक ट्वीट किया, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, अन्नदाता तुम बढ़े चलो। पता यह चला कि किसानों को सदी में बिठाकर लड़ने का हौसला दिलाकर राहुल गांधी नए साल की छुट्टी मनाने नानी के घर चले गए हैं।
पूरी कांग्रेस पार्टी हैरान है कि राहुल गांधी नए साल की छुट्टी मनाने इटली गए हैं। आश्चर्य की बात यह कि राहुल गांधी ने आज कांग्रेस के स्थापना दिवस प्रोग्राम में भी शामिल होना जरूरी नहीं समझा, वो तो पहले ही चले गए। आज कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस था। सोनिया गांधी की सेहत साथ नहीं दे रही, इसलिए वो समारोह में मौजूद नहीं थे। राहुल गांधी विदेश चले गए, छुट्टी मनाने इसलिए नहीं थे। स्थापना दिवस कार्यक्रम में A.K. एंटनी ने झंडा फहराया। पहले तो राहुल के अचानक विदेश जाने की खबर को सीक्रेट रखा गया था, लेकिन जब यह खबर लीक हो गई कि राहुल कल सुबह 5:30 बजे कतर एयरवेज की फ्लाइट पकड़कर इटली के लिए रवाना हो गए हैं, तो फिर कांग्रेस के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि राहुल एक प्राइवेट दौरे पर कुछ दिन के लिए विदेश गए हैं। लेकिन सब जानते हैं राहुल गांधी तो हर साल नया साल मनाने के लिए बाहर जाते ही जाते हैं, देश में कुछ भी हो रहा हो। तो उनके लिए तो इसमें कोई नई बात नहीं है। परेशानी कांग्रेस के नेताओं की हुई जिन्हें जवाब देना पड़ा। कांग्रेस के नेता इस बात से परेशान है कि सिर्फ 2-3 दिन पहले राहुल गांधी 2 करोड़ किसानों के साइन करवाकर राष्ट्रपति को सौंपने का दावा कर रहे थे। अब राहुल गांधी तो इटली चले गए, लेकिन आज इस बात के सबूत सामने आ गए कि इसमें बहुत सारे सिग्नेचर फर्जी थे। अब कांग्रेस के नेताओं को तो ये पता नहीं कि ये सिग्नेचर कैंपेन कब चला, ये साइन कहां से आए, किसने करवाए, कितने किसानों ने साइन किए। इसका एक उदाहरण आपको देता हूं। हमारे संवाददाता नीतीश चंद बिहार कांग्रेस के नेताओं से बात करने पहुंचे, तो किसी के पास सिग्नेचर कैंपेन की कोई ठीक जानकारी नहीं थी। बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता से लेकर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष तक सबके बयान अलग अलग हैं। तो पहले आपको बिहार कांग्रेस के चीफ विप हैं राजेश कुमार, उनकी बात सुनवाता हूं। राजेश कुमार ने कहा सिग्नेचर कैंपेन कब शुरू हुआ ये उन्हें नहीं पता। बिहार कांग्रेस के नेताओं की बात सुनेंगे तो आपको थोड़ी हंसी भी आएगी। कितने हस्ताक्षर आप लोगों ने करवाए यहाँ से? यहाँ के देखिए जो आंकड़ा है, यहाँ के आंकड़ा जो है 70 से ऊपर है, लेकिन वो सब मिश्रित है। 70,000 नहीं, मिश्रित आंकड़ा है। इसमें हम एग्जैक्टली आंकड़ा जो है हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम लोग का जो पार्टी का गाइडलाइन था कि 2 करोड़ हस्ताक्षर जो आएंगे, उसमें हमको पॉलिटिकलाइज न करते हुए जो है पॉलिटिकल की बात, ये पॉलिटिकल इशू बनाने की बात नहीं है। सवाल ये है कि कितने हस्ताक्षर हुए और हस्ताक्षर अभियान कब से कब तक चला? देखिए वो इंटरनल था, पोकलेट मिला, इंटरनल हम लोग गए, पार्टी को कहे इसमें कौन कितना किया ये आंकड़ा हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये बिहार से भी गया है, पूरे देश से गया है। कब शुरुआत हुई ये तो बता दीजिए। कब शुरुआत हुई ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बताइए। कब तक चला ये भी तो बता दीजिए। कब तक हस्ताक्षर अभियान कब तक चला? 2 करोड़ एक दिन में तो हुआ नहीं होगा। कब से कब चला समझे ना, 2 करोड़ तो एक दिन में नहीं हुआ होगा। कब से कब चला, किन इलाकों में चला, टाइम लगा, किन इलाकों में देश में चला है। बिहार की बात कर नहीं ना, मैं बिहार में सब जगह चला है जहाँ पे किसान का हब है, किसान के लती पर। लगभग आप 70,000 की बात कह रहे हैं, तो 70,000 कहा कि 70,000 का टारगेट था, उसमें कितना हुआ इसमें जो है इसमें नहीं। बिहार में कांग्रेस विधायक दल के लीडर अजीत शर्मा से जब नीतीश चंद ने पूछा कैंपेन कब चला, कितने लोगों ने साइन किया, तो इनका कहना था कैंपेन 7-8 दिन पहले शुरू हुआ था, लेकिन किसने चलाया, कहां चलाया, ये अजीत शर्मा को नहीं पता। बोले कैंपेन कांग्रेस का नहीं था, किसानों का था, कांग्रेस ने तो सिर्फ सपोर्ट किया। कितने किसानों का हस्ताक्षर बिहार कांग्रेस ने? ये आपको बताएंगे, लेकिन हस्ताक्षर करके जा रहा है और किसान भाई खुद से खुद करके दे रहे हैं। ये अभियान कब से कब तक चला ये बता सकते हैं? किसका हस्ताक्षर अभियान जो चला? जब तक नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी बिल को वापस नहीं लेती तब तक ये शुरुआत कब हुई थी ये जाना चाहिए। शुरुआत हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत बिहार में कब हुई? बिहार में यहाँ 7-8 दिन पहले से चल रहा है। जब वो नहीं मानने लगे तो हस्ताक्षर होकर जा रहा है कि ताकि दबाव बने प्रधानमंत्री पे और वो बिल को वापस ले। और यहाँ से एक बंडल लेकर गया कौन यहाँ से? आप कौन गया? कोई आप भी जा सकते, हम भी जा सकते। क्यों बिहार कांग्रेस का कोई नेता क्या जाना चाहते? किसान भाई गए लेके और फिर से किसान भाई लेके जाएंगे। 2 करोड़ हस्ताक्षर हुए भी या नहीं? 2 करोड़ ही नहीं, 5 करोड़ से ऊपर जाएगा हस्ताक्षर। बिहार कांग्रेस से कौन कब हुआ ये तो जानकारी आपके पास भी नहीं। कांग्रेस नहीं कर रही है, किसान भाई करा, फिर गलत कांग्रेस की तरफ से भी हस्ताक्षर जुटाए गए? नहीं, कोई कांग्रेस के हस्ताक्षर नहीं जुटाए गए, किसान भाई खुद जुटा रहे हैं, हम लोग उनका साथ दे रहे हैं। हस्ताक्षर किसान जुटा रहे हैं, लेकिन इनको यह पता है कि 2 करोड़ नहीं, अब 5 करोड़ हस्ताक्षर हो जाएंगे। अब बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष की बात भी सुन लीजिए।
मदन मोहन झा ने कहा किसानों का सिग्नेचर कैंपेन 1.5 से 2 महीने पहले शुरू हुआ। इसमें कांग्रेस के किसान सेल के नेता शामिल थे। कितने लोग के साइन हुए ये कहना मुश्किल है, लेकिन उन्हें इतना मालूम है कि सिग्नेचर के बंडल नहीं भेजे गए बल्कि ईमेल के जरिए किसानों के सिग्नेचर दिल्ली भेजे गए। बिहार को थोड़ा सा रिलैक्स दिया गया था, चुनाव के टाइम में भी हो रहा था, और ये जो बिल हो रहा था उसमें हमारे किसान प्रकोष्ठ के जो हमारे पदाधिकारी हैं वो लोग मूलतः करवा रहे थे, और पूरे देश में किसान से संबंधित जो लोग थे वही हस्ताक्षर कर रहे थे, लेकिन हम लोग का भी उसमें समर्थन प्राप्त था। तौर पर कितना हस्ताक्षर जुटाया आप लोगों ने? अभी हम आपको उसको एग्जैक्ट आपको फिगर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे जिला से आता है वैसे वैसे हम लोग वहाँ भेज देते हैं। अच्छा, ये अभियान कब से कब चला ये तो आप बता सकते हैं? चुनाव के लगता है 1.5 महीना पहले ही से ये अभियान शुरू हुआ था, और यही था कि जिस तरह से आपका हस्ताक्षर होते जाए आप भेजते जाइए, और इसका मूल रूप से किसान प्रकोष्ठ जो हैं वही उसको देखते हैं। कोई ऐसा भी कांग्रेस में पदाधिकारी होगा जो यहाँ से लेकर गया होगा सारे हस्ताक्षरों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ से हम लोग मेल से भेजते हैं। अच्छा, उसको स्कैन करा के मेल से भेजा? हाँ जी, ऐसा ही है। फिर उसका प्रिंट आउट वहाँ निकाला गया होगा? हाँ, वही वहाँ जो सिस्टम है उन्होंने कह दिया मिल गया तो हो गया, यही है। ऐसा लगता है कि किसी नेता को कुछ नहीं पता। बिहार के 3 नेताओं से बात की, तीनों अलग अलग तरह की बात कर रहे थे, और राहुल गांधी का दावा यह है कि 2 करोड़ किसानों ने हस्ताक्षर किए। अब इसका जवाब लेने राहुल गांधी के पास कौन जाए, वो तो छुट्टी पर हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि राहुल गांधी छुट्टी पर जाएं, देश में जाएं, विदेश में जाएं, ये उनका निजी मामला है। लेकिन आश्चर्य की बात है वो खुद तो इटली में हैं, छुट्टी पर हैं, लेकिन वहाँ बैठकर ट्वीट कर रहे हैं वीर तुम बढ़े चलो। और ये बात सिर्फ किसान आंदोलन की नहीं है। कांग्रेस में तो लगातार इस बात की बहस हो रही है कि पार्टी एक के बाद एक चुनाव हार रही है, रास्ता दिखाने वाला कोई लीडर नहीं है, सोनिया गांधी की हेल्थ उनका साथ नहीं देती, राहुल गांधी न तो खुद पार्टी की कमान संभालते हैं न किसी और को संभालने देते हैं। राहुल गांधी का 1 पॉइंट प्रोग्राम है नरेंद्र मोदी का विरोध करना, उनकी सरकार को अंबानी अडानी की सरकार बताना और लोगों को मोदी के खिलाफ भड़काना। और जब जब लीडर इस तरह की बातें करते हैं, झूठ फैलाते हैं, तो जिन जगहों पर कांग्रेस का राज है वहां क्या होता है, इसका एक उदाहरण आज पंजाब से मिला। जो आंदोलन अब तक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था उसमें अराजकता दिखाई दी, आंदोलन के नाम पर तोड़फोड़ हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की खबरें मिली। वो पंजाब जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने रिलायंस को उनके दफ्तर में जाकर पंजाब में आकर बिजनेस करने के लिए इनवाइट किया था, उस पंजाब के अलग अलग इलाकों में मोबाइल टावर्स को नुकसान पहुंचाया गया। मोगा से लेकर मानसा तक और तरन तारण से लेकर फिरोजपुर तक मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचाने की तस्वीरें सामने आई। लोग मोबाइल टावर के दफ्तरों में जाकर ताला लगा रहे हैं, कर्मचारियों को ऑफिस के अंदर घुसने नहीं दे रहे, और जब पूछा जाता है तो किसान आंदोलन की बात करते हैं और मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाते हैं। किसान यूनियन जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। पंजाब के मोगा में भी कुछ लोगों ने मोबाइल टावर का कनेक्शन काट दिया, जनरेटर को बाहर रख दिया, बिजली सप्लाई को पूरी तरह बंद कर दिया। पुलिस ने मोबाइल टावर का कनेक्शन काटने के आरोप में 4 लोगों को पकड़ा, लेकिन इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो गई। पुलिस के खिलाफ लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। मैं आपको बता दूं कि पंजाब के 22 जिलों में अलग अलग टेलीकॉम कंपनियों के 21,306 मोबाइल टावर्स लगे हैं। पता चला कि पिछले कुछ दिनों में पंजाब में 1,561 मोबाइल टावर्स को निशाना बनाया गया। इनमें से 146 मोबाइल टावर्स पर तो आज ही धावा बोला गया। 32 टावर्स की सप्लाई काट दी गई और इसकी वजह से बाकी 114 मोबाइल टावर से भी सर्विस डिस्कनेक्ट हो गई। पंजाब सरकार का कहना है कि अभी तक 433 टावर्स की पावर सप्लाई रिस्टोर की जा चुकी है, लेकिन काफी काम भी बाकी है, क्योंकि जब तक इंजीनियर्स एक जगह सप्लाई ठीक करते हैं तो दूसरी जगह से हंगामे की खबर आ जाती है। इसी तरह की तस्वीरें मानसा और तरन तारण से आई।
मानसा में तो भारतीय किसान यूनियन के ग्रुप की अगुवाई में मोबाइल टावर्स को निशाना बनाया गया। किसानों ने ऐलान किया, जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक वो इसी तरह से करते रहेंगे। पंजाब के तरनतारन में भीखीविंड के गांव में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लोग जियो के मोबाइल टावर्स के ऊपर चढ़ गए, पावर सप्लाई बंद कर दी और इनके साथ गांव के कुछ लोग भी थे। बिजली काटने वाले लोगों ने साफ साफ कहा, जियो का नंबर है तो चेंज करवा लो क्योंकि कनेक्शन ऑफ कर दिया है। किसान प्रदर्शन करें, आंदोलन करें, सरकार का विरोध करें, नारे लगाएं, लेकिन तोड़फोड़ ना करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद ना करें। इससे किसी कंपनी का नहीं, देश का नुकसान होता है। इससे आम लोगों को परेशानी होती है। अगर दूसरों के बहकावे में आकर इस तरह की हरकतें होंगी तो फिर जो लोग किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी सहानुभूति भी किसानों के प्रति कम हो जाएगी। अगर किसान जियो का विरोध करना चाहते हैं, जियो के खिलाफ कैंपेन चलाना चाहते हैं तो चलाएं, ये किसानों का फैसला है। लेकिन मोबाइल टावर्स को तोड़ना या बिजली काटना ये ठीक नहीं है। इसीलिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी पुलिस को आदेश दिया कि वो इस तरह की हरकतें करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लें। मैं आपको याद दिला देता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पहल पर रिलायंस को पंजाब में बुलाया था, इन्वेस्टमेंट करवाया था। कल ही एक वीडियो सामने आया था जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह रिलायंस के ऑफिस में बैठे दिखाई दे रहे हैं। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करवाई थी। इसी तरह से मनमोहन सिंह ने इसी तरह के कृषि सुधार कानून लाने की कोशिश की थी। राहुल गांधी ने भी इस बदलाव को सपोर्ट किया था। शरद पवार जब मुख्यमंत्री शरद पवार जब कृषि मंत्री थे तो उन्होंने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठियां लिखी थी। शरद पवार, मनमोहन सिंह जानते हैं कृषि के नए कानून किसानों की कमाई को बढ़ाने के काम आएंगे। लेकिन ये लोग चाहकर भी ऐसे कानून नहीं ला पाए। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि जब जब किसी ने कृषि कानून में सुधार लाने की कोशिश की तो उसका जबरदस्त विरोध हुआ। किसानों के बीच बिचौलिए और मिडिलमैन बहुत बड़ी ताकत है। उनके पास पैसे की ताकत है, किसान उन पर डिपेंडेंट है। और फिर ऐसे मौके पर वामपंथी दल भी उनके साथ हो जाते हैं जो बड़े सिस्टमैटिक तरीके से कैंपेन चलाते हैं। इसीलिए किसी में ऐसे रिफॉर्म लाने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन नरेंद्र मोदी एक अलग तरह के लीडर हैं, उनमें रिस्क लेने की हिम्मत है। मोदी के खिलाफ इस तरह का विरोध कोई पहली बार नहीं हुआ है, चाहे नोटबंदी हो, आर्टिकल 370 हो या फिर सीए हो। मोदी के विरोधियों ने भरपूर कोशिश की, कई बार कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। बाकी नेताओं के मुकाबले नरेंद्र मोदी के पास दो और ताकत है। उनके पास लोगों का पॉपुलर सपोर्ट है और मोदी के पास लोगों को कन्विंस करने का कम्युनिकेशन स्किल है। इसीलिए आज भी लोगों को यकीन है कि मोदी इन किसानों को समझा पाने में सफल होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी ने किसानों के लिए नई नई स्कीम्स शुरू करने का, बनाने का काम जारी रखा है। इसका एक उदाहरण आज मिला जब मोदी ने किसानों की 100वीं किसान रेल को झंडी दिखाई। इसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले 15 सेकंड का एक स्पॉन्सर मैसेज। लोगों के घर में झांकना छोड़ी। आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर, और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब? चलिए देखते हैं। आज नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा, वो चाहते हैं कि किसानों की स्थिति सुधरे, उन्हें उनकी मेहनत का पूरा दाम मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर में लगातार रिफॉर्म कर रही है। मोदी ने कहा उनकी नीयत साफ है और नीति भी क्लियर है। एक ही लक्ष्य है, किसानों का फायदा। ये सारी बातें मोदी ने किसान रेल को हरी झंडी दिखाने के बाद कही। ये किसान रेल महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक जाएगी। इस किसान रेल के जरिए संगोला से अनार, संतरे, अंगूर जैसे फल 40 घंटे में 2000 किलोमीटर दूर बंगाल तक पहुंच जाएंगे। मोदी ने कहा किसान रेल एक तरह से चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है। इससे किसानों के फल और सब्जी बिना खराब हुए मार्केट तक पहुंचेंगे। ये काम किसानों की सेवा के लिए
हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है, लेकिन ये इस बात का भी प्रमाण है कि हमारे किसान नई संभावनाओं के लिए कितनी तेजी से तैयार हैं। किसान दूसरे राज्यों में भी अपनी फसलें बेच सके, उसमें किसान रेल और कृषि उड़ान इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे बहुत संतोष है कि देश के पूर्वोत्तर के किसानों को कृषि उड़ान से लाभ होना शुरू हो गया है। ऐसे ही पुख्ता तैयारियों के बाद ऐतिहासिक कृषि सुधारों की तरफ हम बढ़े हैं। साथियों, छोटे किसानों को कम खर्च में बड़े और नए बाजार देने के लिए हमारी नीयत भी साफ है और हमारी नीति भी स्पष्ट है। हमने बजट में ही इससे जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं कर दी थी। पहली किसान रेल और दूसरी कृषि उड़ान। यानी जब हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार अपने किसानों की पहुंच को देश के दूर दराज वाले क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक बढ़ा रही है, ये बातें हम सिर्फ हवा में नहीं कर रहे हैं, हम इसे धरती पर साकार कर रहे हैं। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम सही रास्ते पर है। नरेंद्र मोदी का दावा यह है कि किसानों का भाड़ा कम लगेगा, वक्त कम लगेगा और मुनाफा भी ज्यादा होगा। हमने इस दावे की तहकीकात की। पहली बात तो यह पता चली कि इसी साल अगस्त में मोदी सरकार ने पहली किसान रेल शुरू की थी और 4 महीनों में किसान रेल की संख्या आज 100 हो गई। इससे पहले 14 राज्यों में 99 किसान रेल चलाई जा चुकी थी। अब ग्राउंड पर जाकर हमने मोदी की इस बात को भी कंफर्म किया कि क्या वाकई में से किसानों का फायदा होगा। इंडिया टीवी के संवाददाताओं ने खेतों में जाकर किसानों से पूछा क्या इस तरह के ट्रेन से उन्हें कोई फायदा हुआ है। अनार की खेती करने वालों ने, अंगूर की खेती करने वाले किसानों ने क्या कहा वो आप खुद सुन लीजिए। उन्होंने कहा पहले वो ट्रक से माल भेजते थे, कई दिन लग जाते थे, आधा माल खराब हो जाता था और आधी कीमत मिलती थी, लेकिन किसान रेल से अब किसानों की ये प्रॉब्लम खत्म हो गई है। इससे पहले हम जो माल भेजते थे वो ट्रक से भेजते थे। ट्रक में भेजने में एक तो खर्चा बहुत ज़्यादा आता था, दूसरी चीज़ है कि माल ट्रक में बहुत लोड हो जाता था। भाड़े के लिए वो बहुत लोड करता था, मतलब एक ऊपर बॉक्स 20 तक बॉक्स लोड होते थे। उसकी वजह से नीचे वाला माल बहुत डैमेज हो जाता था, ज़्यादा समय लगता था। ट्रक में बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता था। अभी हमारा किसान रेल से माल जा रहा है, उसमें 10-10 घंटा 12-12 घंटा हमारा ये फ्रूट और ये सब्जी जा रहा है। इसका भाव भी दुप्पट मिल रहा है हमें, इसीलिए हमें बहुत खुशी है। पहला हमको ट्रक का किराया 1000 आता था, अभी रेल का भाड़ा 300 आता है, इसलिए हमारा 700 बचता है। ये अनार का माल जितना जल्दी जाएगा उतना रेट अच्छा मिलता है। 500-600 किलोमीटर विजयवाड़ा, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, ये दिन भर गाड़ी कैसा पहुंचता है वैसा हिसाब से जो नजीक के मार्केट में बेचते थे। माल भी खराब हो जाता था, पहुंचता भी नहीं था। गाड़ी से माल जाता है तब तक वो गाड़ी में पूरा माल का नक्शा बदल जाता था, माल पूरा खराब, उसका स्किन खराब होता है तो मार्केट में उसका रेट कम होता है। अच्छा, ये जो स्किन रहती है ये अगर खराब हो, हाँ, ये स्किन अच्छी रहेगा तो मार्केट में माल अच्छा बिकता है। माल ज्यादा दिन होने से बाद ऐसा खराब हो जाता था 2 दिन के ऊपर, अब ऐसा सड़ गया है, अभी खराब हो जाता था ज्यादा दिन लगने से। 2 दिन के ऊपर ये टिकता नहीं है ना, पका हुआ है, तो पका हुआ माल ज्यादा दिन जाने से सब पिघलने से, हाँ, तो जल्दी जाने से अच्छा है। अभी ट्रेन से जल्दी जा सकता है और देश में किसी भी कोने में जा सकता है किसान रेल के माध्यम से।
अब एक बात तो ये जो स्किन रहती है ये अगर खराब होगी, हाँ ये स्किन अच्छी रहेगा तो मार्केट में माल अच्छा बिकता है। माल ज्यादा दिन होने से बाद ये ऐसा खराब हो जाता था 2 दिन के ऊपर, अब ऐसा सड़ गया है अभी, खराब हो जाता था ज्यादा दिन लगने से। 2 दिन के ऊपर ये टिकता नहीं है ना, पका हुआ है, तो पका हुआ माल ज्यादा दिन जाने से, सब पिघलने से, हाँ तो जल्दी जाने से अच्छा है। अभी ट्रेन से जल्दी जा सकता है और देश में किसी भी कोने में जा सकता है किसान रेल के माध्यम से। अब एक बात तो ये साबित हुई कि किसान रेल जैसे सुधार के जरिए किसान अपनी फसल देश के दूर दराज इलाकों में पहुंचा रहे हैं और अच्छा दाम पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने यह भी दावा किया था कि जिन किसानों ने खेती का तरीका और खेती का पैटर्न बदला, उनकी जिंदगी बदल गई। हमने इसकी भी जांच की। मुंबई से सटे पालघर में किसान परंपरागत खेती किया करते थे। पालघर में सिंचाई के पानी की कमी है, इसलिए ज्यादातर किसान सिर्फ बारिश के दिनों में ही खेती कर पाते थे। बाकी वक्त में दूसरे शहरों में जाकर मजदूरी करते थे। लेकिन हमें ऐसे किसान मिले जिन्होंने अब पालघर में स्ट्रॉबेरी उगानी शुरू की है। अब धीरे धीरे पूरे इलाके में स्ट्रॉबेरी की खेती होने लगी है। स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाने के 60 दिनों के अंदर ही फल आने लगते हैं। अब इन किसानों के खेतों में अच्छी तादाद में स्ट्रॉबेरी पैदा हो रही है और सबसे बड़ी बात है, किसान सीधे अपना प्रोडक्ट अपनी कीमत पर ग्राहकों को सीधे बेच रहे हैं। पहले महाबलेश्वर में ये स्ट्रॉबेरी होती है, पर ये सपनों पे भी नहीं सोचा था कि ये जवार में आएगी और हम लगाएंगे। हम तो खेती करते हैं, बैंगन लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, पर थोड़ा चेंज होना चाहिए। चेंज होने के बाद ये हम लगाएंगे तो 2 पैसा ज़्यादा आ जाएगा और हमारा और हमारे तालुका का भी नाम हो जाएगा। यहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। जिनको पानी है वो थोड़ा थोड़ा लगाते हैं और जिनको पानी नहीं वो फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर काम पे चले जाते हैं। पिछले साल मैंने मिर्ची लगाई थी, चिल्ली। अभी इस साल ये आइडिया दिया तो ये लगा के देखा तो ये अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मिर्ची जो थी वो डायरेक्ट बिकती थी? नहीं, मैं खुद इधर जवार में आके इधर। स्ट्रॉबेरी डायरेक्ट बिक रही है? स्ट्रॉबेरी डायरेक्ट बिक रही है। तो डायरेक्ट बेचने में फ़ायदा है? डायरेक्ट बेचने में फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है डायरेक्ट बेचने में? सर डायरेक्ट बेचने में बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहा है। ज़्यादा पैसे? हाँ, ज़्यादा आमदनी हो रही है। थोड़ा मेरा लेट हुआ, लेकिन अभी उसका फल चालू है। अभी निकलना नहीं अभी चालू हुआ, लेकिन फल आया है अभी। कितने दिनों में बिकना शुरू हो जाएगा? अभी तो 8 दिन में तैयार हो जाएगा। फिर कितना कमाएंगे रोज़ाना? तो दूसरे किसानों का है, उससे उनके हिसाब से वो एवरेज आए उतना तो आएगा मेरा भी। मतलब रोज़ाना 400-500 आएगा। मतलब पिछले साल शून्य था, जीरो था। इस साल पर डे जो है वो 400 रुपया कमाएंगे। हाँ, 400 कमाएंगे। हाँ। अब ये सारे किसानों की बातें सुन के एक बात तो साफ है, किसान सब कुछ कर सकता है। धरती का सीना फाड़कर सोना उगा सकता है, बस उसे नए नए आइडियाज़ की ज़रूरत है। किसान रेल जैसी सपोर्ट की ज़रूरत है। अपना माल दूर दराज इलाकों में अच्छे दाम पर भेज सके, ऐसा भरोसा दिलाने की ज़रूरत है। जरा सोचिए, महाराष्ट्र में स्ट्रॉबेरी की खेती सिर्फ महाबलेश्वर में होती थी। कभी किसान ने सोचा भी नहीं हुआ कि पालघर में भी स्ट्रॉबेरी उग सकती है, लेकिन किसानों करके दिखाया। अब वो स्ट्रॉबेरी दूर दराज के इलाकों में बिकती है। अब लोग पालघर को मिनी महाबलेश्वर कहने लगे हैं। अब किसानों के जो खेत 6 महीने खाली पड़े रहते थे, अब उसमें पूरे साल फसल उगती है। किसानों की आय डबल हो गई है। जो किसान 6 महीने तक मजदूरी करने के लिए मजबूर थे, और वो पूरे वक्त अपने खेत में काम करते हैं। ये बड़ी बात है। मुझे लगता है कि जो किसान नेताओं के चक्कर में फंसकर अभी कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जो सर्दी में सड़कों पर बैठे हैं, उन्हें भी एक बार नरेंद्र मोदी की बात पर भरोसा करना चाहिए। ये कानून कम से कम साल भर ट्राई करके देखना चाहिए। अगर नहीं ठीक लगे ये सुधार, तब उसके खिलाफ आंदोलन करें, आवाज उठाएं। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा करेंगे तो उनकी जिंदगी भी बदलेगी, उनके सोचने का तरीका भी बदलेगा और उनकी इनकम भी बढ़ेगी। एक और खबर आज
महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता संजय राउत के बारे में आई। वो काफी परेशान दिखे और बहुत नाराज। कहा, मुझसे मत उलझो, मुझे किसी बात की शर्म नहीं है। असल में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। कल उन्हें पूछताछ के लिए जाना है। इससे संजय राउत बौखला गए। संजय राउत ने मीडिया से बात की, मोदी सरकार और बीजेपी पर तीखे हमले किए। उनके सपोर्टर्स ने ईडी के दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यालय का बोर्ड लगा दिया। संजय राउत ने कहा, ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है, लेकिन वो डरने वाले नहीं है, बीजेपी को उसका जवाब देंगे। वर्षा राउत को यह नोटिस पीएमसी बैंक घोटाले की जांच के मामले में भेजा गया है। मामला 50 लाख रुपए के लेन देन से जुड़ा है। दरअसल कुछ दिन पहले ईडी ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया था। प्रवीण राउत के अकाउंट्स की जब जांच की गई तो 50 लाख के ट्रांजैक्शन का पता चला, जिसके बाद पूरी जानकारी जुटाने के लिए ईडी ने वर्षा राउत को समन भेजा। ये सब राजनीति से प्रेरित है। 10 साल पुरानी एक केस निकाला है ईडी ने। मेरी पत्नी एक शिक्षिका है, उसने अपने एक दोस्त से 10 साल पहले 50 लाख का कर्जा लिया है। वो पूरा कर्जा हमने इनकम टैक्स को दिखाया है, वो हमने राज्यसभा के एफिडेविट में दिखाया है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बड़े बड़े सुरमा बैठे हैं, अगर मैं उनके परिवार तक पहुंचा तो आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। नीरव मोदी और विजय माल्या के साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी फलटन खड़ी हो जाएगी लंदन और ब्रिटेन में। तो आप देखिए, आप मुझसे पंगा मत लेना, आप मुझसे पंगा मत लेना। मैं देखता हूँ, मैं नंगा आदमी हूँ, मैं शिवसैनिक हूँ बाला साहब ठाकरे का। अरे आप मेरे क्या उखड़ लोगे, जाओ। बहुत देखा है मैंने आप जैसे। बंदर जब क्या बोलते, बंदर जब दारू पीता है ना तो ज्यादा उछलता है। मैं आपकी नशा उतार दूंगा। मेरा नाम संजय राउत है। मेरे पास ऐसी लिस्ट है जो ईडी के लिए अगर कुछ काम नहीं होगा तो 5 साल तक मेरी लिस्ट पर ईडी काम करते बैठेगी। इतना मेरे पास मसाला मैं भेज रहा हूँ। हमारा क्या है, हमारा तो 50 लाख का लोन का मामला है ना। अरे 50 लाख का ठीक है, 50 करोड़ कर लो आप उसमें, मैं नहीं डरने वाला। उनको भी पता चलेगा किससे पंगा लिया है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने समझदारी की बात की। उन्होंने कहा, ईडी तो नोटिस भेजती रहती है, लेकिन सच सामने आ जाएगा। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि इसका और कोई मतलब नहीं निकालना चाहिए। ईडी के नोटिस अगर किसी ने गलत किया होगा तो वो नोटिस में स्पष्ट जाने के बाद साफ सफाई सामने आ जाएगी। जो सच्चाई है वो बात आएगी। जहाँ तक ईडी का नोटिस है, अभी बहुत लोगों को नोटिस मिलने लग गए हैं, तो हो सकता है, चलिए उसमें अब जो राजनीति समझो या और कोई बात समझो, जो भी सच्चा है सामने आ जाएगा। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा इसको मतलब इसका कोई और अर्थ निकालने का मुझे कोई मतलब नहीं लगता। प्रफुल्ल पटेल ने कहा वो सही है, इसका ज्यादा मतलब नहीं निकालना चाहिए। लेकिन संजय राउत जिस तरह से नारो हुए, जिस तरह से उनकी तेवर, जिस तरह से उनकी भाषा थी, तो ऐसा लगा कि ईडी ने वो नस दबाई है जहां दर्द सबसे ज्यादा हो रहा है। लेकिन संजय राउत की भाषा और संजय राउत का अंदाज वो ठीक नहीं था। संजय राउत मीडिया के सामने आए, कहने लगे कि पार्टी उनके साथ है, लेकिन उनके बचाव में न तो शिवसेना का कोई और नेता आया, न कांग्रेस या एनसीपी के किसी नेता ने उनका बचाव किया। शरद पवार तो बोले नहीं। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि सच सामने आएगा। बहुत लोगों को नोटिस मिलता रहता है, इसमें राजनीति देखने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है यही सही बात है। असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात में ड्राई रन शुरू हुआ। ड्राई रन के दौरान वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं होगा। ड्राई रन का मतलब है पूरे वैक्सीनेशन प्रोसेस की मॉक ड्रिल, यानी सब कुछ वैसा ही किया जाना है जैसा वैक्सीनेशन अभियान में होने वाला है। डमी वैक्सीन कोल्ड स्टोरेज से निकालकर वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचेगी। इस दौरान साइट्स पर क्राउड मैनेजमेंट भी टेस्ट किया जाएगा। वैक्सीन की रियल टाइम मॉनिटरिंग परखी जाएगी, यानी असली वैक्सीन देने को छोड़कर बाकी हर चीज तैयारियों की एक तरह से होगी। कोरोना से जुड़ी दूसरी अच्छी खबर है कि पुणे सीरम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन अदार पूनावाला ने बताया कि वैक्सीनेशन कब शुरू करना है यह सरकार तय करेगी, लेकिन कंपनी पूरी तरह से तैयार है। कंपनी जुलाई तक 30 करोड़ वैक्सीन डोज का उत्पादन कर लेगी।
देश में वैक्सीन की कमी नहीं होगी, लेकिन 130 करोड़ लोगों तक वैक्सीनेशन करना, वैक्सीन पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। अगर प्लानिंग ठीक नहीं होगी तो क्योस हो जाएगा। इसलिए मॉक ड्रिल ज़रूरी है, ड्राई रन ज़रूरी है। सरकार पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। अब हर राज्य में इसी तरह का ड्राई रन किया जाएगा। और आखिर में एक नज़र उन खबरों पर जो कल हेडलाइंस बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पंजाब के लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दानाकुनी तक बनाए जा रहे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के खुर्जा भाऊपुर सेक्शन का उद्घाटन करेंगे। कल से मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू हो जाएगा। कल ममता बनर्जी बोलपुर में रोड शो करेंगी। संजय राउत की वाइफ वर्षा राउत को कल ईडी के सामने पेश होना है।